संघर्ष संघर्ष में हर व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन जब वो सफल होता है तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने पत्रकारिता फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम दिया और संघर्ष करते करते अपनी अलग पहचान बनाई, अपना अलग मुकाम बनाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दैनिक ताप्ती समन्वय के संपादक गगनदीप खेरे जी की, जो कि राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार भी है। दोस्तों, आज इनका जन्मदिन है। हमदर्द न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से गगनदीप खेरे जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बादशाह खान, कैमरामैन ओवेश के साथ, हमदर्द न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ है दैनिक ताप्ती समन्वय के संपादक और राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार गगनदीप खेरे जी। गगनदीप खेरे जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज गगन भैया का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। धन्यवाद। गगन भैया, मैं आपसे आज कुछ सवाल जानना चाहूँगा आपकी लाइफ के संघर्ष के बारे में। मैंने काफ़ी आपकी बातें सुनी है और आपके पेपर के बारे में, तो मैं आप शुरुआत करना चाहूँगा आपके एक छोटा सा संघर्ष आपके बारे में कि आपने संघर्ष कैसे किया। संघर्ष मेरा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रारंभ हुआ है वह बहुत ही धीमी शुरुआत रही है। सबसे पहले मैंने साप्ताहिक अखबारों से पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया। भोपाल से एक अखबार निकला करता था, साप्ताहिक पहले पहल। साप्ताहिक पहले पहल से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की और उसके बाद एक साप्ताहिक जनमाया अखबार निकला करता था। एक हमारे बैतूल से मित्र निकाला करते थे पंचायत परिक्रमा अखबार, उसमें हमने लेखन का प्रारंभ किया और शहने शहने पत्रकारिता का ये सफ़र हमारा आगे बढ़ता गया। इस दौर में अखबारों में, साप्ताहिक अखबारों के साथ साथ स्थानीय दैनिक अखबार भी निकलना प्रारंभ हो गए थे। उस समय हमने यहाँ से स्थानीय अखबार जो निकला करते थे उसमें भी लेखन का काम किया और उसके बाद प्रादेशिक अखबारों में मैं अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मैंने दैनिक नई दुनिया, स्वदेश, प्रदेश टाइम्स, दैनिक अग्निपथ में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मैंने लेखन का लंबे समय तक कार्य किया। इसके अलावा हमारे परिवार से पुरुषोत्तम जी चंदिल दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, उनके सहयोगी के रूप में भी मैं उसमें लेखन कार्य करता था। लंबे समय तक मेरा इन अखबारों में लेखन कार्य चलते रहा, लेकिन मेरी लेखन की शैली थोड़ी तीखी थी और सच लिखने की आदत थी और आज भी है, तो उसके कारण मुझे ज़्यादा लंबे समय तक रहने नहीं दिया जाता था किसी भी अखबार में। मतलब काफ़ी कम समय के लिए आप एक एक पेपरों में रहते थे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो, ये आपका खुद का जब पेपर स्टार्ट होना था, संपादक बनने की पहले की कहानी? उस समय हमने हमारे यहाँ के स्थानीय पत्रकारों के साथ यहाँ पे हमने ये, जब हम साप्ताहिक अखबार होकर निकाला करते थे तो उस दौर में यहाँ पे हमारे पत्रकार एक संजय वर्मा जी हुआ करते थे और एक प्रदीप गौतम, शुरुआती दौर, आज से 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक प्रदीप गौतम हुआ करते थे, संजय वर्मा हुआ करते थे, पंजाब मराठा थे और असलम अहमद, ये सारे लोग हमको सहयोग करते थे और साथ में हम लोग पत्रकारिता किया करते थे। उस समय पत्रकारिता का अच्छा दौर था। उसके बाद फिर हमने स्वयं का अखबार, सबसे पहले एक साप्ताहिक कर्ण के नाम से, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंजाब मराठा और हमने निकाला साप्ताहिक कर्ण के नाम से। उसके बाद फिर दैनिक अखबारों में भी मैंने लेखन का कार्य किया और फिर अखबार की जो पॉलिसी हुआ करती थी और हमारी लेखन की जो शैली थी बहुत तीखी हुआ करती थी। विवाद हुआ जाया करते थे राजनेताओं से, अधिकारियों से, तो वो हमको हटवा दिया करते थे साम दाम दंड भेद की नीति से। तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए तो हमने सोचा कि अब अपन स्वयं ही अपना अखबार निकालेंगे। बार बार हटाने से हम परेशान हो गए, तो हमने फिर हमारा फैसला किया कि हम स्वयं अपना एक अखबार निकालेंगे साप्ताहिक। हमने एक साप्ताहिक ताप्ती समन्वय के नाम से मुल्ताई में अखबार प्रारंभ किया और स्थानीय रेस्ट हाउस, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि स्थानीय रेस्ट हाउस में उसका हमने वो किए थे शुभारंभ। मुल्ताई के बालाराम डोंगरदी उस समय जनपद अध्यक्ष थे और
विधायक थे डॉक्टर बोड़के साहब, भूतपूर्व विधायक हो गए थे, और रवि यादव जी भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे। ये तीन जैसे कि आप राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार हो, तो हम जानना चाहेंगे अधिमान्य पत्रकारिता के बारे में और आपका ये सफ़र कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने का। अधिमान्यता जो है ये शासन द्वारा दिया गया एक सम्मान होता है, और अधिमान्यता जो है शासन देता है पत्रकारों को या उनके कार्यों को देखते हुए। तो अधिमान्यता में ये होता है कि जो लंबे समय तक निर्धारित मापदंड होता है उसका, उस पर जो खरे उतरते हैं उसको शासन अधिमान्यता प्रदान करता है। और जो भी कोई योजनाएं लागू होगी पत्रकारों के लिए, या कोई उनको सहयोग राशि दी जाती है, या जो भी कुछ सहयोग शासन प्रशासन करता है, तो वो अधिमान्य पत्रकारों को उसमें शामिल करता है, सारे पत्रकारों को नहीं करता है। तो इसलिए अधिमान्यता बहुत आवश्यक होती है। और अधिमान्यता 3 स्तर पे दी जाती है। एक दी जाती है तहसील स्तर पे, दूसरी दी जाती है जिला स्तर पे, और तीसरी दी जाती है राज्य स्तर पे। अधिमान्यता सिर्फ 3 स्तर की होती है, तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय। और अधिमान्य पत्रकारों को ही शासन सारी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके लिए पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है पत्रकारों का। ऑनलाइन आजकल, पहले तो बाई हैंड फॉर्म जमा होते थे, आजकल ऑनलाइन आवेदन होते हैं, और उसी के तहत ये अधिमान्यता प्रदान की जाती। पहले जो है इसके मापदंड अलग अलग हुआ करते थे, और अब वर्तमान समय में भी इसको बहुत पूर्व में तहसील स्तरीय अधिमान्यता नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ समय से शासन ने इसमें लचीला करते हुए, इसको सरल बनाते हुए तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्रदान कर दी गई है, जिसके कारण अब छोटे स्थानों पे भी लोगों को अधिमान्यता मिलने लगी है। पहले क्या होता था कि छोटे स्थानों के तो लोगों को अधिमान्यता मिलती ही नहीं थी। मैं पहला जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार बना था यहाँ मुल्ताई का। इसके पहले यहाँ कोई जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार नहीं था, लेकिन फिर तहसील स्तरीय अधिमान्यता दी जाने लगी तो फिर काफ़ी लोग भी हो गए। और फिर अब मैं अभी वर्तमान में जिले में, मैं जिले के अन्य कुछ लोगों के साथ साथ मुझे भी राज्य स्तरीय अधिमान्यता का गौरव हासिल हुआ है, जो कि मेरे लिए, मैं बहुत गौरव का विषय मानता हूँ इसको। इस फील्ड में जैसे आपने बताया अधिमान्य में, तो उसके लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो आने वाले पत्रकार है या जो अभी पत्रकारिता फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट इस चीज़ के लिए? अधिमान्यता के लिए शैक्षणिक स्तर भी आजकल निर्धारित कर दिया गया है। कम से कम मैट्रिक इसके लिए कर दिया गया है, तहसील स्तरीय के लिए भी। और इसके साथ साथ आपके लेखन की कटिंग भी मांगी जाती है, और कितने सालों से आप कर रहे हैं। प्लस आप महत्वपूर्ण हो गया, आप जिस अखबार से आप लेना चाहते हैं अधिमान्यता, उसका सर्कुलेशन आप कितना कर रहे हो, इस पे भी निर्धारित कर दिया गया है। तो कम से कम अगर आप तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम जो निर्धारित मापदंड रखा गया है वो रखा गया है 500 कॉपी का। 500 कॉपी का अगर आपका सर्कुलेशन है और बाकी भी और आप सारी चीज़ें पूरी करते हैं, तब आप तहसील स्तरीय अधिमान्य पत्रकार बन सकते हैं। 10,000 कॉपी का सर्कुलेशन अगर आपका है और आप अन्य भी जो है उनकी मांगे वो पूरी करते हैं, तब आप जिला स्तरीय उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जिला स्तरीय के लिए। और इसी प्रकार और स्टैंडर्ड बढ़ाने पर राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जाती है। आपने क्या क्या एजुकेशन लिया है इस चीज़ में आने के लिए? इसके लिए वैसे मैट्रिक और ग्रेजुएशन के आधार पे सारी हो जाती है, पर मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स भी किया हूँ, और उसके कारण मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव मिले। ये जो आपने ताप्ती समन्वय जब स्टार्ट किया, जब से लेके आज 20 साल हो गए, तो इस बीच में आपकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव हुआ है और क्या संघर्ष करना पड़ा आपको पर्टिकुलर पेपर को लेकर? सबसे पहले तो जब हमारा डेली अखबार चालू हो गया और हमने फिर बैतूल में ऑफिस खोल दिए थे, और बरसते पानी गरजते बादलों के बीच और ठंड बारिश और गर्मी में हम अप डाउन करना हमने शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर जब दिक्कतें बढ़ने लगी अप डाउन के कारण, तो फिर यहाँ से एक ट्रेन चला करती थी महानदी एक्सप्रेस, वो रात को 8 बजे वापस लौटती थी, और यहाँ से सुबह हम सदन से चले जाया करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना ये रही कि महानदी एक्सप्रेस बंद हो गई, और उस ट्रेन के बंद होने के कारण हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वापसी में और कोई साधन था नहीं आने जाने का, और व्यक्तिगत साधन से जाने में खर्च बहुत ज़्यादा आता था, तो उसके कारण हमको काफ़ी परेशान होना पड़ा। और फिर स्कूटर से हम आते जाते थे, तो उसके कारण दिक्कत भी बहुत हुई और
खतरा भी रहता था एक्सीडेंट का, पानी आ रहा है, जा रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों ने देखा है कि काफ़ी पेपर स्टार्ट होते हैं और बंद हो जाते हैं, तो कभी आप लड़खड़ाए नहीं? अखबारों को चालू करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना बड़ा बजट होता है अखबार चलाने के लिए और खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और जब भी कोई अखबार शुरू किया जाता है तो जो कुछ सहयोगी रहते हैं उसमें, वो कुछ समय तक के तो आपका साथ दे सकते हैं, पर लंबे समय तक वो आपको आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक रूप की से रहता है ऐसा। तो इसमें क्या होता है अखबार में कि जब अखबार प्रारंभ होता है, छोटा अखबार होता है, तो उसको सहयोग की आवश्यकता होती है। और अपने देश में अखबार का जो नियंत्रण होता है वो भारत सरकार के अधीन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 16 विभाग हैं, जिसमें RNI, DAVP, PIB और लेवी, ये 4 विभाग जो है वो डायरेक्ट अखबारों को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको अखबार का संचालन करना है तो सबसे पहले RNI का काम होता है अखबारों का रजिस्ट्रेशन करना और सर्कुलेशन सर्टिफाई करना। जब तक आपके पास RNI सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अब तक आप आगे की स्टेप में बढ़ नहीं सकते, आपको गवर्नमेंट की एड मिल नहीं सकती। तो आपको RNI सर्टिफिकेट लेना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके लिए आपको, और पूरे देश में इसका सिर्फ एक ही कार्यालय है, वो दिल्ली में, वहीं से बनता है। तो उसके लिए काफ़ी फॉर्मेलिटी होती है, वो करना पड़ता है। जब आपका RNI सर्टिफिकेट हो जाता है एक लंबी प्रक्रिया के बाद, तो उसके बाद फिर आपका दूसरा लक्ष्य रहता है कि DAVP रजिस्ट्रेशन में जाना, क्योंकि अपने अधिकतर देखा गया है जो आपकी फील्ड है, इस फील्ड में न्यूज़ लगाना कई बार रिस्की होता है, कई लोग परेशान भी करते हैं और कई न्यूज़ काफ़ी रिस्की होती है, लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी कभी लाइफ में? हमारे साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी और कई असामाजिक तत्वों ने हमारे पर हमले भी किए। और जब हमारा दखल तेज़ी से बढ़ने लगा पत्रकारिता के क्षेत्र में और असामाजिक तत्वों से हम लगातार रिपोर्टिंग करते रहे, यहाँ से हम बैतूल जाते थे, तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उसको लेके भी हमारे ऊपर काफ़ी धमकियाँ और ये और मतलब धमकाने के काम सामने आए। और एक उसमें तो एक बहुत ये बता दूं मैं आपको कि एक साजिश करके हमारे ऊपर एक बैतूल में एक प्रकरण दर्ज करवा दिया गया कि हम कैसे भी करके बैतूल आना बंद कर दें और हमारा अखबार बंद हो जाए। कि हमने जनसंपर्क कार्यालय में घुस के लूटपाट कर ली और मैं हथियार हो गए, जबकि सभी जानते हैं कि जनसंपर्क कार्यालय में तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा एक प्रकरण बना दिया गया, हमको मालूम भी नहीं था कि हम पे प्रकरण भी बन गया और हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए। बाद में हमको पता लगा कि प्रकरण भी बन गया, रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है और गंभीर धाराएं उसमें लगा दी गई, नॉन बेलेबल धारा 384 और इस प्रकार से, मतलब जो नॉन बेलेबल धारा, एट्रोसिटी जिसमें जमानत ही नहीं थी, इस प्रकार की हमारे ऊपर धाराएं लगा दी गई। तो हमको बाद में पता लगा कि तुम पे तो प्रकरण बन गया और इस तरीके से ये हो गया और प्रकरण अब आपकी गिरफ्तारी के लिए भी चला गया है। क्योंकि उस समय हम अधिमान्य पत्रकार बन थे, मतलब जिला स्तरीय, तो DIG साहब की परमिशन आवश्यक होती है उसके लिए, तो वो चला गया है प्रकरण भी आप लोगों की गिरफ्तारी के लिए। हमारे एक सहयोगी थे रजत परियार ब्यूरो, उन पे और हम पे, तो फिर हम बहुत परेशानी हुई उस मैटर में। और फिर हमने अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया पुलिस विभाग के, और फिर उनसे हमारे जो SP थे AK सिंह साहब जो बैतूल में थे, वो उस समय DIG बन गए थे होशंगाबाद रेंज के, उनको भी सारी थी और उनको बैतूल की स्थिति भी सारी मालूम थी। तो हमने उनसे निवेदन किया लिखित व्यवस्थित रूप से कि हमारे मामले में जो धाराएं लगाई गई है और उसकी पुनः विवेचना की जाए, और उनको आवेदन दिए। उसी समय कमल पटेल जो थे साहब, जो वर्तमान में अभी कृषि मंत्री, वो कमल पटेल जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री बन गए थे और सांसद थे विजय कुमार खंडेलवाल, उनके भी हमने नॉलेज में डाला कि हमारे पास फर्जी प्रकरण बना दिया है। तो कमल पटेल जी ने तुरंत जनसंपर्क आयुक्त को फ़ोन लगाया, मनोज श्रीवास्तव जी थे उस समय जनसंपर्क के आयुक्त, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर जो जनसंपर्क अधिकारी थे यहाँ के, जिन्होंने झूठा प्रकरण हम पे बनाए थे, उनको 24 घंटे में उनको यहाँ से हटा दिया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि विजय कुमार खंडेलवाल उन्होंने कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और उसके बाद फिर निष्पक्ष जांच हुई, हमारे ऊपर धाराएं खत्म हुई, प्रकरण खत्म हुआ।
यहाँ पे हमारे जो वर्तमान में अभी विधायक है सुखदेव पांसे जी, इन्होंने भी काफ़ी हमको बहुत मजबूती से सहयोग किया और हेमंत खंडेलवाल भी हमको करते ही रहे लगातार। और क्योंकि जो भोपाल और दिल्ली में जो परेशानी हमको आती थी तो हेमंत जी खंडेलवाल बिल्कुल मतलब बहुत आगे आके, और पांसे जी जो हमारे आगे विधायक है वर्तमान में सुखदेव पांसे जी, इन्होंने हमारी फिर बहुत अच्छी मदद की। मतलब भोपाल और दिल्ली में कोई भी दिक्कत परेशानी आती थी तो फिर वो हमारे को मतलब साथ में ले जाके और उनसे जो भी बन पड़ता था मतलब कोशिश करते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पत्रकारिता फील्ड के अंदर आपने ऐसा कोई कवरेज किया हो जिसमें आपको आज भी गर्व होता हो? जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो शुरुआती दौर में 12 जनवरी 1998 को मुल्ताई में गोलीकांड हुआ था। तो उस गोलीकांड के समय का पूरा आंखों देखा हाल का मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, और उसका सबसे बड़ा जो कवरेज है वो मेरे द्वारा ही, एक पेज का पूरा घटनाक्रम मेरे द्वारा पब्लिश हुआ था। और बार बार वो लगातार फिर मैं 12 जनवरी पे लोगों को एक घटनाक्रम कैसे हुआ ये याद दिलाने के लिए, क्योंकि नए अधिकारी और नए लोग आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि 12 जनवरी 1998 को क्या हुआ था, आज से 20-22 साल पहले मुल्ताई में, जिसमें 24 किसान मारे गए थे और क्या हुआ था। तो वो एक घटनाक्रम को मैंने किया था और मैं लगातार उसको प्रकाशित भी करते रहता हूँ, जिससे अधिकारी सबक ले कि ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। इसके अलावा 2007 में, तारीख शायद मैं भूल सकता हूँ, एक पारधी कांड भी हुआ था, तो उसका भी हमने काफ़ी अच्छे से कवरेज किए थे और बहुत अच्छा कवरेज हम कर पाए थे। एक यहाँ पे चक्रवात आया था विश्व प्रसिद्ध बल्ले गांव में, तो बल्ले गांव में जब चक्रवात आया था उस समय बैतूल से मैं अप डाउन करता था, तो सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में हम शामिल थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं मुल्ताई में था, मुझे बैतूल के पत्रकारों के भी कुछ फ़ोन आए कि मैंने बताया उनको कि यहाँ चक्रवात आ गया है, तो वो लोग भी आए और हम साथ में रात के समय गए थे। मेरे साथ इरशाद हिंदुस्तानी, हमारे रवि पाटिल और अकील अहमद बैतूल के और 2-3 लोग और थे। तो हमारी गाड़ियाँ भी फंस गई थी बेलगांव जाते हुए, और रात में हम वहाँ जब पहुँचे थे तो वो 5 लाशें जो मंदिर के अंदर रखी थी और पूरा गाँव उड़ गया था, और एक घर में 2 मौत हुई थी। उसी घर की छत पे हमने, मतलब पानी भी आ रहा था हल्का हल्का सा, बौछारों के बीच में हमने रात भी गुजारी थी, लाइन भी नहीं थी बहुत। और वो मतलब एक अनुभव बहुत जीवन में कभी भूल नहीं सकते, जिस घर के नीचे 2 लाश पड़ी हो और उसमें रात गुजारना, और इस बात का सिर्फ एक हल्का छुपारी चादर बिछा हुआ था, उसका एहसास कि कुछ बिछा है और कुछ ओढ़ा है, उस पर हमने पूरी मतलब रात गुजारी थी। और वो उसका कवरेज पूरा बहुत अच्छे तरीके से हमने किए थे। दूसरे दिन फिर एक दिन बाद वहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, प्रतिपक्ष नेता थे विक्रम वर्मा और डॉक्टर सुनीलम थे उस समय विधायक, और मासूद विधायक उस समय सुखदेव पांसे भी थे, वो भी पहुँचे थे सारे लोग वहाँ पे। तो वो हमने कवरेज बहुत अच्छे से किए थे। जो अभी नए लोग हैं जो पत्रकारिता फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी जो वर्तमान में जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो जो लोग आ रहे हैं वो पुराने पत्रकारों का ग्लैमर देख के आ रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना इसमें कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदली है, और आज के दौर में जो बहुत बड़े बड़े ग्रुपों के पत्रकार हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगह पे जिनको अच्छी सैलरियाँ मिल रही है, वो तो जीवन यापन के रूप में इसको कर सकते हैं क्योंकि अच्छी सैलरी मिल रही है, बड़े ग्रुपों से जुड़ी हुई है। लेकिन छोटे स्थानों पे इसका जो भविष्य है वो एक आजीविका का साधन आप इसको नहीं बना सकते। यदि आप छोटे स्थानों पे पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपको आर्थिक रूप से पहले स्वयं को थोड़ा सा आपको आजीविका के लिए दूसरे साधन पैदा करने होंगे, और साथ में एक समाज सेवा के रूप में आपको पत्रकारिता करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में बने रहेंगे। अन्यथा इतना खर्चीला हो गया है मीडिया का खर्च कि आप उसको वहन नहीं कर पाएंगे, और आर्थिक स्रोत पूरे तरीके से टूट चुके हैं, तो आप इस फील्ड में ज़्यादा समय तक बने नहीं रह पाएंगे, या फिर आपको अनैतिक साधनों और अनैतिक व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा जिसको व्यवस्था स्वीकारती नहीं है, और उस प्रकार की पत्रकारिता ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी नहीं है। इसलिए शुद्ध रूप से अगर आप अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप आर्थिक रूप से अपने जीवन यापन के लिए स्वयं स्रोत पैदा करिए, कोई व्यवसाय करिए या किसी भी रूप से प्राइवेट कोई काम करिए, और साथ साथ आप अच्छी पत्रकारिता करिए।
हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ था? सबसे पहले तो हमको हमारे परिवार का बहुत सबसे ज़्यादा सहयोग मिला। इसमें हमारी पत्नी श्रीमती वर्षा खेरे और का विशेष हमको सहयोग मिला। और एक ऐसा दौर आ गया था कि जब हमारा बिल्कुल अखबार लड़खड़ा गया था और मेरे को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हम अखबार को नहीं चला पाएंगे, तो उस दौर में उसने सर्विस भी ज्वाइन की और आज वो शिक्षिका के पद पर यहाँ HM है, शासकीय हिंदी उर्दू माध्यमिक शाला मुल्ताई में। और उस दौर में घर से पैसे लगाने का जब था तो हमारे माताजी की सैलरी में से भी हमने अखबार में लंबे समय तक पैसा लगाया। और हमारे दोस्तों में जब हमने स्टार्ट किए थे हमारे अखबार को, तो हमारे जो फाउंडर मेंबर थे मिलिंद हुद्दार, जो हमारे प्रबंध संपादक थे उस समय, तो कुछ समय वो बहुत सक्रिय भी रहे और फिर वो नागपुर शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके लिए वाले विज्ञापन आज भी हमारे अखबार में बनने हुए चल रहे हैं। इसी प्रकार हमारे खुशीराम छारले हैं और हमारे सहयोगी जो है रवि पाटिल, और रवि पाटिल हमारे साथ सहयोगी रहे 20 साल से। रजत परियार हमारे ब्यूरो रहे कई साल, और वो आज बहुत बड़ा अखबार चला रहे हैं भोपाल से। और ऐसे ही हमारे मनोज गाड़वे है करके, वो भी भोपाल में आजकल शिफ्ट हो गए, लंबे समय तक उन्होंने भी हमारे साथ काम किया। और अभी वर्तमान में हमारी जो टीम है राजेश खड़से है, अल्ताफ़ है और मुल्ताई के सारे पत्रकार जो है हमें सहयोग करते रहते हैं। सभी लोगों का, सभी ताप्ती समन्वय के सभी सहयोगी विज्ञापनदाताओं पाठकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगेन आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में लाखों खुशियाँ बरसाए। बहुत बहुत धन्यवाद।